बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों आपने अभी तक जो एमसीक्यू किए हैं वो आपने समथिंग 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे। अब जो एमसीक्यू चलेंगे, फर्स्ट लेक्चर में आपने 1 से लेकर 20 किए, सेकेंड लेक्चर में आपने 21 से लेकर 40 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट लेकर आए हैं जिसमें से आज 41 से होना तो चाहिए 60 है, लेकिन एक क्वेश्चन और ऐड होगा, अर्थात 61 क्वेश्चन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये परमाणु संरचना वाला जिससे लेक्चर का आज फाइनल हो, क्या हो? फाइनल लेक्चर हो। ये फाइनल लेक्चर हम करना चाहते हैं। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर को, आज हम परमाणु संरचना को कंप्लीट करके देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं स्क्रीन पर 41 का बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या कह रहा है वो। 41 में आप देखें तो कहता है कि परमाणु कक्षक का द्विक विन्यास ओरिएंटेशन निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है। आपको बता दें, आपकी जो क्वांटम नंबर होते हैं वो 4 होती हैं, n होते हैं, l होती है, m होती है, s। इनमें से प्रत्येक क्वांटम संख्या कुछ ना कुछ निर्धारित अवश्य करती है। जिनमें से क्वेश्चन 41 ने पूछा है कि परमाणु कक्षक का द्विक विन्यास ओरिएंटेशन किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो ओरिएंटेशन निर्धारित होता है चुंबकीय क्वांटम नंबर से, मैग्नेट क्वांटम नंबर से। समझ रहे? अर्थात m यह कक्षकों के विन्यास को दर्शाती है, ओरिएंटेशन को यह चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। तो 41 का क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा डिटेल नहीं होगा क्योंकि डिटेल हमने आपको पढ़ाई है, इसलिए वहाँ लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉप लेसन वो बात करें हम। आइए पहले क्वेश्चन को यहाँ पढ़ने समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है इस क्वेश्चन में के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। देखो क्वेश्चन कहता है यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता, अर्थात स्थिति में अनिश्चितता का मतलब होता है डेल एक्स, ठीक, और संवेग में अनिश्चितता मतलब यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता बराबर हो तो संवेग में स्थिति में अनिश्चितता कहलाती है डेल एक्स और संवेग में अनिश्चितता कहलाता है डेल पी। ये दोनों क्या हो जाए? आपस में बराबर। तो वेग में अनिश्चितता बताइए, अर्थात वेग में अनिश्चितता मतलब है तब डेल बी का मान बताइए। बात समझ आ गई? तो बात सुनना। उन्होंने कहा यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता, तो स्थिति की अनिश्चितता का डेल एक्स, संवेग की अनिश्चितता डेल बी, तो वेग में अनिश्चितता होगी तो वेग में अनिश्चितता होगी डेल बी। देखो बच्चों, अगर हम बताएं तो इसका वास्तविक में जो राइट आंसर आएगा वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, बट मैं सॉल्व करा के दूंगा आपको। होने के लिए ये होगा आपका राइट आंसर। लेकिन अब ये तो हो गया सीधा सीधा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या समझ लिया? स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स और संवेग में अनिश्चितता डेल पी, ये दोनों बराबर हैं, तो डेल बी बताइए। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इतना ही रखे रहने दिए, लेकिन हमने आंसर बता दिया क्या होगा। तब वेग में अनिश्चितता क्या होगी? वेग में अनिश्चितता होगी 1/2m रूट h बाई पाई। यस या क्या हो जाएगा? h/पाई। ठीक है, तो डिस्टर्ब हुआ होगा आपका। तो ये क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं जगह लेकर। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं जिसमें जगह चाहिए, क्योंकि हमें देखिए स्पेस काफ़ी निकल आया। आप देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि स्थिति में अनिश्चितता अर्थात डेल एक्स और संवेग में अनिश्चितता अर्थात डेल पी, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तब वो कहता है वेग में अनिश्चितता अर्थात
डेल पी क्वेश्चन मार्क। थोड़ा समझना। आप जानते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चयता का सिद्धांत क्या कहता है? जो संवेग में वेग में स्थिति में अनिश्चितता इंटू संवेग में अनिश्चितता बड़ा होगा या लगभग बराबर होगा h/4 पाई के। ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करें, डेल एक्स आप जागते रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटू डेल पी आप जागते रखिए। यहाँ पर हम बराबर मान के चलते हैं तो ये हो जाएगा h/4 पाई। ठीक है। अब आप क्या जानते हैं, डेल एक्स और डेल पी क्या है, आपस में बराबर। तो डेल एक्स डेल पी का है आपस में बराबर, तो डेल एक्स यहाँ पर रख दीजिए डेल पी, तो डेल पी इंटू डेल पी बराबर h/4 पाई। समझ में नहीं, समझ में क्यों रख रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो कहता है डेल एक्स और डेल पी आपस में बराबर, तो डेल एक्स की जगह पर रख दिया डेल पी की, डेल एक्स की जगह पर रख दिया डेल पी। अब देखो डेल पी का सूत्र होता है m इंटू डेल वी, क्योंकि द्रव्यमान और इंटू फिर और डेल वी मतलब फिर m इंटू डेल वी बराबर क्या हो जाएगा h/4 पाई। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा m स्क्वायर इंटू डेल बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर h/4 पाई। लेकिन उन्होंने कहा है वेग में वेग में अनिश्चितता ज्ञात करना। देखो यहाँ नोट किए, तो हम क्या करेंगे, डेल बी का वर्ग बराबर h/4 पाई और इस जो m था इसको यहाँ रख लेंगे m स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, डेल बी बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में ले आएंगे, वर्ग अलग कर देंगे, तो h/4 पाई का m स्क्वायर। तो अब देखो एक काम हो सकता है m स्क्वायर का होगा बढ़ सकता है, और 4 का बाहर 4 4 का वर्गमूल क्या हो सकता है 2, और m का क्या ओनली m, तो ये हो सकता है 1/2m, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा h/पाई। तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। हमने कहा नहीं था सिंपल सवाल है, बट थोड़ा सॉल्व करना। देखो दोबारा समझा देता हूँ आपको, दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा पेन बदल लूँ, एक मिनट क्लियर करना आप लोग, ठीक है। चलिए बच्चे, थोड़ा कॉलिंग आ चुकी थी इसलिए दोबारा आपको बताने का हो। तो मैंने कहा उन्होंने कहा था स्थिति में अनिश्चित था डेल एक्स होता है, स्थिति में से कहते डेल एक्स और समीकरण से कहते डेल पी, दोनों आपस में बराबर हो। तो वो कहता है वेग में अनिश्चितता बताइए, डेल बी क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, हम खुद जानते हैं फॉर्मूला होता है डेल एक्स इंटू डेल पी, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा h/4 पाई के। तो हमने डेल एक्स और डेल पी बराबर मान लिया h/4 पाई के। तो वो कहता है डेल एक्स जगह पे क्या रख लिया हमने डेल पी, क्यों, क्योंकि खुद कह रहा था डेल पी और डेल एक्स आपस बराबर, तो डेल पी इंटू h/4। डेल पी मतलब द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग इन दोनों गुणनफल, तो m हो गया, तो जो m स्क्वायर और बी डेल बी का h/4 है, तो m स्क्वायर हो गया, तो डेल बी स्क्वायर बराबर h/4 पाई m स्क्वायर का m चले जाए, तो क्या अंडर रूट लगा दिया h/4 पाई m का वर्ग होगा ओनली m, 4 था तो 2 इसका 2 4 पाई होगा। ठीक है, यही हमने आपको नीचे जानकारी दी थी। देखो यहाँ क्या बता रहा था आपको, यही तो जानकारी दे रहा था, इसको हमने सॉल्व करके दिया जी वाला आपका सिस्टम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने पहले भी। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, आइए हम 43 क्वेश्चन पर भी बात कर ले रहे हैं। जो कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम आपको बार बार समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको फिर भी कोई समस्या आया लगे कि नहीं अभी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमसे क्लियर कर ले, किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर 40 नंबर का भी समझ में नहीं आया, या 41 नंबर का भी समझ में नहीं आया सर, कि 42 नंबर का नहीं। बार बार कहता हूँ इस बात को, ठीक है। इसको समझने का प्रयास कीजिए आप, क्योंकि जब आपको ही समझना है, हमें अकेले थोड़ी समझना है। चलिए क्वेश्चन बात कर लें अगले। आइए, कहता है इलेक्ट्रॉन की स्थिति का मापन संवेगमान स्थिति से संबंधित है, जो कि 1×18 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड वर्ष के बराबर है। इलेक्ट्रॉन की वेगमान स्थिरता ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बना के रख देता हूँ मैं, डेल पी इक्वल टू m इंटू डेल वी।
कलर दूसरा लेता हूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होगा। डेल पी इक्वल टू एम इंटू डेल बी। तो कण है इलेक्ट्रॉन की वेग मानी क्षेत्र अर्थात डेल बी ज्ञात करना है। तो देखो डेल बी इक्वल टू हो जाएगा डेल पी अपॉन एम। डेल पी क्या है देखो ना संवेग मानी क्षेत्र, संवेग मानी क्षेत्र डेल पी तो 1.1 1.10⁻⁸ अपॉन में इलेक्ट्रॉन के नीचे था देख लो द्रव्यमान रख दिया 9 × 10⁻31। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अब क्लियर आंसर होगा। ठीक है, तो समथिंग ये आपका पहला राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, ये पहला राइट आंसर होगा। आपके सामने इस पर प्रस्तुत किया, कोई दिक्कत? आइए 44 नंबर की बात करता हूँ। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सामने अभ्यास करना। क्या कहता है 44? एक पदार्थ की प्रत्येक अणु A2 द्वारा शोषित ऊर्जा इतनी है और बंद ऊर्जा प्रति अणु है और इतने जूल अणु की गति ऊर्जा बताइए। देखो काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकालना है। देखो गति ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कुछ नहीं करना है आपको, इसको इससे घटा दीजिए और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या करना है, लिखेंगे 4.4 इंटू 10⁻⁻90 कुछ माइनस 4 इंटू 10⁻⁻90 उनको घटा के 2 का भाग दे दिए। तो 4 में से ये 4 जाएंगे कितना हो जाएगा 0.4 और 10⁻⁻19 जाएगा और बटे 2 तो जो करेंगे तो 0.2 10⁻⁻19। अगर 10 हटाएंगे तो यहाँ 10⁻20 हो जाएगा। इसका मतलब है आपका डी राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों घटा के 2 का भाग देना है और क्लियर हो जाएगा। आइए 45 नंबर। देखो ये क्वेश्चन तो आपको भी पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। किसी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। देखो उपकोष में अगर उपकोष की संख्या चाहना हो, उपकोष में कक्षों की संख्या चाहिए, उपकोष में कक्षों की संख्या चाहिए तो 2l+1 होता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली जाए इसी में उपकोष में तो 2l+1 का क्या कर दीजिए होल ट्वाइस कर दीजिए, सो 2 दूनी 4l एंड 2 एकम 2 तो सूत्र बना 4l+2 होता है। ठीक है, देखो डी नंबर है भी। ठीक है, चलें आगे। पहले भी करवाए हमने, ऐसी बात नहीं है। फिर कहोगे सर जल्दी बता रहे हैं तो बताया नहीं, दिक्कत भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्लियर हो जाएगा आपका। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अनुमेय व्यवस्था निम्न में से कौन सी नहीं होगी। तो इनमें से कौन सी व्यवस्था इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, तो ये बात को जानना अनिवार्य है, कौन सी नहीं होगी। तो देखिए हम बात करें कौन सी नहीं होगी के लिए, इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है कह रहा है। देखो n=3 है, n=3 है तो l=2। ठीक है, आप ध्यान देना मैं बी पर से ही बात करता हूँ, अगर B% से बात करता हूँ मैं भी, मेरा मुझे नहीं होगी, ये नहीं हो सकती है। बाकी ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, लेकिन बी पॉइंट नहीं हो सकता। देखो n= कितना है दिया गया है 3, तो l= क्या होगा 0 से n-1 होता है, तो यहाँ l=2 हो गया। लेकिन अगर m का मान निकालेंगे तो आप जानते हैं -2 से -1 0 +1 और +2 निकलता है, l=2 की लाना है। और लेकिन यहाँ l= कितना दिया है -3, तो यहाँ -3 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए आपका यही नहीं हो सकता है। बाकी l=3 है तो m=0 हो सकता है। देखो l=3 है तो m=0 हो सकता है, कैसे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो देखो 0 तो आया है, तो 0 तो हो सकता है, सब पहला हो सकता है। लेकिन l=2 है तो -3 नहीं हो सकता। तो l=2 है तो -2 हो सकता है, l=0 तो m=0 हो सकता है, लेकिन l=2 है तो m=-3 नहीं हो सकता। तो इसी रीजन से आपको मैच नहीं हो सकता। ठीक है, देखो बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो चलिए अब हम 46 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं।
फिर भी अगर समझ में आए तो हमें बता देना, बार बार कहते हैं हम इस बात को तो आपसे, फिर ये नहीं कहेंगे कि आप कि सर अच्छा नहीं बताते हैं, कैसा नहीं करते हैं, कि हो तो रही मेहनत आप ही के लिए सर, कि आने वाली परीक्षा में आपके रैंक अच्छे आए। लिखना 0.66 किलोग्राम की एक गेंद 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, इसे संबंधित तरंग दैर्ध्य क्या होगी। देखो m दिया है आपका 0.66 kg, वेग कितना है, b बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड का, और तरंग दैर्ध्य लैम्डा ज्ञात करना है, लैम्डा बराबर का हो h/p। तो h जहाँ की तरह रख रही है, p का मतलब होता है m × b। h का मान का है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड बटे m का मान कितना, m का द्रव्यमान तो दिया है 0.66 × 100 मीटर प्रति सेकंड रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर से आप दशमलव हटाइए, इधर के दशमलव हटाइए, 1 0 बढ़ा दीजिए, ठीक। तो 66 से 66 गया, 0 से 0 गया, अब यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं, एक बचा 1 पॉइंट माइनस के कितना बचा, एक ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 35 होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। एक ऊपर जाएगा तो 34 था, एक ऊपर चलेगी तो माइनस के 35 होगा, ठीक है। अर्थात डी राइट आंसर होगा। खुद हल कर सकते हैं, सिंपल सा सवाल है आपका और छोटा सा सवाल है, ठीक है। मैं आपका बेस तैयार करने के मूड में हूँ, मानता हूँ कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सर जब तक बेस ही तैयार नहीं होगा आपका तब तक आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, इस बात को भी ध्यान दे लीजिए। जब आपका बेस तैयार होगा तभी तो आप कुछ कर सक पाओ, अब बेस ही तैयार नहीं होगा तो कहाँ से कुछ होगा। क्वेश्चन कहता है एक परमाणु के चौथी ऊर्जा स्तर, चौथी ऊर्जा स्तर का मतलब है n बराबर 4, चौथी ऊर्जा स्तर का मतलब है n बराबर 4 में परमाणु ऑर्बिटलों की कुल संख्या होगी। परमाणु ऑर्बिटल का मतलब है कक्षों की संख्या, तो कक्षों की संख्या के लिए होगा n स्क्वायर, ठीक। क्या होता है n स्क्वायर, तो n का मान रख दीजिए 4 और वर्ग कर दीजिए 4 चौको 16, अर्थात बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब कोष में कुल परमाणु कक्षों की संख्या यदि ज्ञात करनी हो, कोष में कुल परमाणु कक्षों की संख्या ज्ञात करनी हो तो n स्क्वायर फॉर्मूला हम ऐड करते हैं, कोष में कुल परमाणु, ठीक। ये 48 का आपका बी राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत तो बता देना, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर रहे हैं। देखिए इस पर हमें अच्छे से बात करनी होगी, थोड़ी अब जगह ले रहे हैं इधर से, बार बार तथा अलग कर दिया, बीच हो गया अलग, थोड़ी जगह आ गई, ठीक है। दो विकिरणों की ऊर्जाएं E1 तथा E2, मतलब एक दिया गया आपका E1 और दे रहा E2, ठीक है। E1 बराबर दिया 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, सही से लिखते हैं, पूरा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा एक दिया गया E1, एक दिया गया है E2, ठीक। E1 आप देखिए कितना दिया है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 कितना दिया है आपका 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उनकी तरंग दैर्ध्य λ1 तथा λ2 के बीच संबंध बताइए, ठीक। तो संबंध हमें बनाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी आएगा। E1 दिया गया आपका 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 दिया 50 इलेक्ट्रॉन, हमें संबंध बनाना पड़ेगा। अब संबंध बनेगा कैसे, तो आप खुद दिमाग लगाएं, देखो कैसा बनेगा, मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। फॉर्मूला होता है E बराबर SC/λ होता है, तो इसको E1 मान लीजिए, तो इसको λ1 मान लीजिए, ऐसी सूत्र हो जाएगा आपका E2 बराबर SC/λ2। आप क्या कर लीजिए, कुछ नहीं, E1 बटे E2 बराबर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, सो आप खुद जानते हैं λ2/λ1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पर ये आधा मान SC से SC कट जाएगा ना, ये वाला इससे ये कट जाएगा दोनों, ठीक। तो E1 कितना है 25 और ये कितना है 50,
तो λ2/λ1 क्या हो जाएगा 1/2, अर्थात हाफ इक्वल टू λ2/λ1। तो क्या हो जाएगा, कैसे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, तो λ1 बराबर क्या हो जाएगा 2λ2, लैम्डा बराबर हो 2λ2, λ1 बराबर 2λ2, अर्थात यहाँ आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो ये संबंध हमें बनाना पड़ेगा, उसी संबंध से हम इसको हल कर सकते हैं जो आपके सामने हमने करके दिया। बाकी इसके बाद तो जितने क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कौन कौन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2-2 3-3 एक मिनट में 2-2 3-3 क्वेश्चन हो जाएंगे कल। ठीक है, सीधा आंसर। तो E1 दिया था, E2 दिया था, सूत्र लगा था E1 बराबर SC/λ1, सूत्र लगा था E2 बराबर SC/λ2। तो E1/E2 निकालिए तो जी आपका क्या होगा λ2/λ1 हो, क्योंकि जी SC कट जाएंगे, एक दूसरे को बट जाएगा, जगह नहीं है ऐसे करिए, 25/50 कर दिया, तो 25 जो है तो हाफ बराबर λ2/λ1, कैसे गुणा कर लीजिए, तो λ1 बराबर 2λ2 हो जाएगा, अर्थात बी हो जाएगा। अब कैसे कर, आप खुद कर भी सकते हैं, कर सकते, छोटे 2 की कक्षा में तो पढ़ नहीं रहे, अरे डॉक्टर बनना है आपको यार, जब डॉक्टर बनना है तो अब समझ जाइए, जब डॉक्टर बनना है तो समझ जाइए क्या चाहिए आपको, मेहनत तो करनी खुद चाहिए आपको। ठीक है, मेहनत तो आप खुद ही करोगे जी। देखिए 49 से क्या है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा 49 है। अब ये तो हो गया ना, वही तो फिर ले लिया ये क्वेश्चन हो गया, फिर वही क्वेश्चन आ गया। चलिए आइए 50 नंबर पे आइए। ये पता है बच्चों, आपको बता दूँ, रात के 9 बजने वाले हैं सब्जी, 3 मिनट रह चुके हैं। कहीं तो दिखा दूँ, देखो दिखा दूँ, देखिए कितने लगा है, 20:57 लगा, 12 अक्टूबर की बात होगी, 20:58 हो चुका है, हो गया ना, रात के 9 बजने वाले हैं। कहानी तो बना, अब जब इतनी रात को वीडियो बन रही तो बच्चों आपका तो कर्तव्य बैठता है। यदि n बराबर 6 हो तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा, यदि n बराबर 6 हो तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा, ये तो सिंपल सवाल है यार। क्या होगा, पहले आपका छुप जाएगा NS, इतना तो पढ़े हुई हो, फिर n में से आप 2 घटाइए, क्योंकि f अधिक कक्षा भरनी है तब f आएगा, क्योंकि n-1 करेंगे तो d आएगा। ठीक है, इसके पहले आपका क्या आएगा, NP आएगा, लेकिन NS फिर n-2f फिर NP फिर n-1d, ये बात चलता है। आप देखिए ऐसा कौन NS होगा, ठीक, NS तो सब में है, n-2 ठीक है, ये भी सही है, और फिर NP फिर n-1d। ठीक है, इसलिए आपका 50 का सी राइट आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों, तो 50 का राइट आंसर हो गया। ठीक, आइए 51 पर बात कर ले रहे हैं हम। क्या कहता है, बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में निम्न संकरणों में से किसमें सबसे कम ऊर्जा वाला फोटोन निकलेगा, इनमें से कौन सी है। तो आपको बता दें, इनमें से यदि आपको निकालनी है, एक मिनट, थोड़ा पहले वाले पे थोड़ा 50 वाइट पर हमें डाउट लग रहा है थोड़ा, है प्लीज़, सही कह रहे हैं, सही डाउट किया, देखिए सही दोबारा बात कर ले रहे हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन ने कहा n बराबर 6 है, तो n बराबर अगर 6 है तो चाहे n बराबर 6 हो, चाहे n बराबर 4 हो, या n बराबर कितना भी मान हो, तो पहले तो आपकी NS कक्षा जाती है सर। ठीक, अब फिर अगर F कक्षा में भरना है तो n-2 और F, यहाँ तो सही था आपका, फिर आपका जाएगा n-1, एक इलेक्ट्रॉन कम D कक्षा में, और फिर जाएगा आपका NP। इसका मतलब आपका ए राइट आंसर होगा, सी नहीं था। ठीक है, ध्यान नहीं दिया आप हमने थोड़ा। ठीक है, n बराबर 4 हो चाहे जितना भी हो, तो पहले NS जाता है, फिर n-2 F जाएगा, फिर n-1 D जाएगा, फिर NP जाएगा। मेरे हिसाब से ये राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुई थी, सॉरी। चलिए, कोई तुरंत ध्यान आ गई इसलिए बात करेंगे। बोर के सिद्धांत में सबसे कम ऊर्जा वाले की बात करना है, तो सबसे कम ऊर्जा वाला होगा जब n बराबर 6 से लेकर n बराबर आप 5 के बीच बात करेंगे। एनर्जी लेवल n बराबर 6 से लेकर एनर्जी लेवल 5 के बीच करोगे तब सबसे कम होगी। ठीक है, इसका मतलब है आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, बोलो बड़ा लाल की जय। आइए 52, ये लास्ट लेक्चर है, कंप्लीट करेंगे आज हम आपको इन चीज़ों को। ये आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अर्थात जो परमाणु संरचना वाला लेसन है ना, आज हम इसको
डी एन, बोले तो डी एन, खत्म, कंप्लीट, खत्म थोड़ी करना है, खत्म के लिए कौन इंसान है वो, समझ रहे। डी एन करेंगे मतलब छोटा सा, मतलब कंप्लीट करेंगे आज, ठीक। एक उपकोष में जिसके लिए एल बराबर 3 है, देखो बच्चों एल बराबर कितना दिया है 3 है, एन बराबर कितना दिया है 4, तो पहले पता लगाइए, फिर कहता है एल बराबर 3 तथा एन बराबर 4 हो तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है एल बराबर 3 हो तो इसका मतलब है एफ उपकोष है, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ। एल बराबर 0 है तो इसका मतलब एस होता है, प्रैक्टिकली प्रमाणित है। और यदि एल बराबर 1 है तो प्रैक्टिकली प्रमाणित है पी है। यदि एल बराबर 2 है तो प्रैक्टिकली प्रमाणित है डी होगा। यदि एल बराबर 3 है तो एफ होगा, ठीक है, ये आप खुद जानते हैं इस बात को, ठीक। तो यदि एल बराबर कितना है 3, तो एल बराबर 3 है तो इसका मतलब एफ आएगा, एफ है, और एन बराबर कितना है 4, तो होगा क्या 4F। और आप जानते हैं एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 14 है, कितनी होती है 14, क्योंकि एल बराबर 3 है तो एफ कक्षा, एन बराबर 4 है तो 4F में, अच्छा 4F हो तो 3F मतलब एफ है, एफ है तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। डी में 10 होते हैं, आप जानते हो ना। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। और इनको आधा कर दीजिए तो इनका क्या निकलेगा, क्या निकलेगा इनका, इनकी ऑर्बिट आ जाएंगी, कक्षा आ जाएंगी, ठीक है। अब आइए 53 नंबर पर बात करते हैं भैया, 53 रुबिडियम, किस पर बात की सुना है, रुबिडियम, रुबिडियम कहलाता है सर जी, एक मिनट क्या खुलता है, क्या खुलना है, रुबिडियम, रुबिडियम होता है, रुबिडियम होता है एटॉमिक नंबर 37 आरबी। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखा तो 37 क्या है, जीनॉन कितना होता है, हीलियम नियोन आर्गन 36, क्रिप्टॉन, हीलियम नियोन आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, तो के आर, फिर क्या हो जाएगा 5s1, ठीक। तो इसकी क्वांटम संख्या निकालना है तो एन बराबर तो खुद जानते हैं आप 5 होगा, तो जहाँ 5 5 है, जो सब में 5 है तब बी भर में नहीं है 5, तो उसको छोड़ दीजिए। और यदि एस कक्षा है तो एल बराबर कितना हो जाए 0, तो एस बराबर एल बराबर 0, देखो भी ये इधर भी है, और कहीं एल बराबर 0 नहीं है तो बस सी राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, क्योंकि एस वाला कक्षा है तो एल बराबर अपने आप 0 होगा। और जब एल 0 है, जब एक मिनट यार सही सही लग पाया, देखो एस के आई कितना लगा 5, तो एन बराबर 5, तो 5 तो अधिकांश सब में बी भर बनेगा। और एल बराबर का हो जाए, जब एस कक्षा है तो एल बराबर 0 होगा, जब एल बराबर 0 होते एम बराबर भाई 0 होगा, ठीक है। और आप देखो एस को मान निकालना हो तो एस के लिए आप एक ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि एस में एक ही होती है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्लॉक वाइज होगा, क्लॉक वाइज तो इसका मान होगा +1/2, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज होता तो -1/2 होता, ठीक है। इसलिए क्या है +1/2, तो क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर सी, ठीक है। तो समझ में आ चुका है, 53 कंप्लीट हो गया। आइए 54 पर बात कर ले रहे हैं, देखिए आइए क्वेश्चन कहता है कि एक पी इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग इस प्रकार दिया जाता है, मतलब एक पी कक्षक के लिए, पी इलेक्ट्रॉन के कक्षक के लिए कोणीय संवेग किस प्रकार होगा। अरे यार सर जी सिंपल सा h/√2π होगा, क्या होगा h/√2π होगा, कोई दिक्कत है, इस बात को आप ध्यान देना, ठीक, कर सकते हो कर लेना। आगे चलें 54 के बाद, अभी एक थी, चलिए 55 के बाद और भी क्वेश्चन हो गया हमें लगता है, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं होगा मेरे साथ 61 क्वेश्चन है इसके, लेकिन फिर भी देख लेंगे। एक प्लांक स्थिरांक बोले तो h, तो h का मतलब दिया 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक। प्रकाश की गति, और प्रकाश की गति भी दी जा रही है, ये 3×10 नैनोमीटर प्रति सेकंड है। तो आवृत्ति वाले क्वांटम नंबर के लिए तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर में से कौन सी मान सबसे अधिक नज़दीक होगी। तो कुछ नहीं करना, सूत्र होता है न्यू बराबर c/λ,
तो लेमडा बराबर होगा सी बटे न्यू, लेमडा बराबर होगा सी बटे न्यू। सी का मान आप खुद जानते हैं 3 इंटू 10⁻17। न्यू का मान कितना है 6 गुणा 10⁻15। तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 अच्छा 0.5 होगा इंटू 10⁻17 और ऊपर की जो 15 10⁻2 की समथिंग हुई, ऊपर जो माइनस और जो प्लस की माइनस के 2 बचेगा। इतना वेवलेंथ होगी आपकी, बताइए समझ आई। देखो आवृत्ति दी गई है 6 × 10⁻15 और वेग दिया गया 3 × 10⁻17। इसको न्यू बराबर सी बटे लेमडा, तो लेमडा बराबर सी बटे लेमडा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य की बात करता है निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं। अब इतना छोटा सवाल आप खुद हल नहीं कर सकते तो क्या होगा फिर आपका, ठीक है, करिए हल। देखो बच्चे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर हम मानते हैं कि अच्छे कंप्यूटर आपको मिलेंगे और बढ़िया एग्जाम्पल मिलेंगे आपको ज़्यादातर, और अच्छे से सब वाइट बोर्ड मिलेगा, मानता हूँ यार, लेकिन एक बार प्रयास हमारे लिए भी कर लीजिए कुछ, आप कुछ कंप्लीट करके देखिए ना, आपको आनंद आएगा। ना आए तो पता ना। क्या कहता है, निम्न क्वांटम संख्या के साथ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन संबंधित होंगे। समझ रहे हो ना, अधिकतम कहते n बराबर 3 है, l बराबर 1 है, m बराबर -1 है, तो इन क्वांटम संख्या के साथ कितने इलेक्ट्रॉन संबंधित होंगे। तो समथिंग इलेक्ट्रॉन समथिंग होंगे वो 2 ही होंगे, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, क्योंकि अधिकतम कोनो भी क्वांटम संख्या हो अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन संबंधित होंगे। एक तो होगा क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 56 का आपका सी राइट आंसर हो गया। आइए 57 का एक समीकरण दिया है आपको, छोटा कर ले रहा हूँ और देख लीजिए, पढ़ते चलेंगे, ठीक है। समीकरण ई बराबर दिया है आपको ये वाला मान, और जड़ स्क्वायर एन पर आधा, कुछ निष्कर्ष लिखे हैं इनमें कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा। कौन सा नहीं पूछा, तो देखो जितना एन का मान बाहर होगा उतना कक्ष की त्रिज्या के बाहर होगा, तो ये तो आपका राइट है। अरे ठीक है, जितना कक्ष एन का मान बाहर होगा उतने कक्ष की त्रिज्या अंदर बाहर होगा, तो ये तो सही है आपका, और सही है इसलिए हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें गलत चाहिए ना। इस समीकरण को प्रयोग करके ऊर्जा का अंतर निकालते हैं, या इस समीकरण निकाल के ऊर्जा का अंतर निकालते हैं, इसलिए इसके भी साइड नहीं। ये सही है, बात सही कह रहा है बट क्वेश्चन नहीं कह रहा है ना, क्वेश्चन चाहिए नहीं, कौन सही नहीं है। 10 बराबर 1 के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऋणात्मक ऊर्जा होगी नहीं, n बराबर 6 से नहीं होगी, अर्थात यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। 56 का आपका सी राइट आंसर होगा। 56 था 57, ठीक है। आइए 58 की बात करें तो निम्न क्वांटम संख्या के लिए अधिकतम निर्धारित कक्षों की संख्या होगी, अधिकतम कक्षों की संख्या होगी तो मैंने अभी आपको बताया भी है, नए कक्ष संख्या अधिकतम मैंने कहा कोई भी हो। यहाँ पर आप देखो, आप इसको इसके पहले भी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, उसी आधार पर इसको भी करना है, ठीक है। हम आंसर बता रहे हैं क्योंकि आपसे हम देखें, हमारा मतलब ये है। आइए 59 पर क्या कहता है, 45 नैनोमीटर 45 नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य के लिए प्रकाश ऊर्जा का मान जूल में है। कहने यार सोने 45 नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए ऊर्जा का मान जूल में निकालो, ऊर्जा का मान निकालो जूल में निकालो, और प्लांक निदान दिखा दे दो, कुछ नहीं हल आपको करना है, मुझे नहीं करना, सूत्र बता रहा हूँ केवल। ये बराबर लगाइए SC बटे लैम्डा, क्योंकि एनर्जी आप निकालिए, H का मान दिया है 6.63 10⁻34, जो नैनोमीटर दिया तो इसको बदल लीजिए आप मीटर में, 10⁻9 कर दीजिए, और C का मान दिया 3 10⁸, हल कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इसको नहीं करेंगे, समथिंग आपका डी आंसर आएगा, इसका करके हल देना। ई बराबर SC रहे थे, H का मान दिया है और C का मान ये दिया है आपका, देखो ये वाला,
और एन लैम्डा का मान आपका ये दिया है। अरे उल्टा मान रख दिया, ये वाला मान ये वाला सी का मान यहाँ नहीं रखना, ये वाला मान ऊपर रखना है। ध्यान नहीं, मैंने कहा नहीं, मस्त काफ़ी समय हो गया अपराध बहुत करते करते, रात के 9:11 हो रहे हैं, तो बर्बाद हो गया थोड़ा। ठीक है, 2 क्वेश्चनों में बर्बाद हुआ मच्छी वाली, चलिए कर लेंगे आप। क्वेश्चन कहते हैं 60 के लिए टाइटेनियम परमाणु की द्विकक्षीय ऊर्जा का मान निकालिए। इसका डी राइट आंसर होगा, आप हल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई फालतू की बात नहीं करेंगे इसमें। आई लास्ट क्वेश्चन पर हम बात कर ले रहे हैं, इसके बाद हमारा इस चैप्टर परमाणु संरचना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है हमारा, ये मतलब लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेक्चर है, ये हमारा फाइनल लेक्चर है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। आपको बता दूँ, इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं आपको पता होगा कि हम इसी परमाणु संरचना से संबंधित MCQ करवा रहे हैं, और MCQ करवाने के साथ साथ हमने आप परमाणु संरचना से पहले भी इसकी थ्योरी ली गई है, इस लेसन को हमने पढ़ाया है भी अच्छे से, तो उसको भी आप पढ़ लें। और यदि पहले के लेक्चर यदि ना देखे हों तो इन लेक्चरों को भी आप देखिए। ठीक है, उन लेक्चरों को भी आप देखिए जो लेक्चर आपने देखे ना हो। ठीक है, ये 3rd लेक्चर है मेरे हिसाब से आपका, मुझे बच्चों नहीं जाने लगी यार अब। ठीक है, इसी लेक्चर में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कहता है 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही कक्षक में है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे एक 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज होता है, आपको पता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्षा में है, इनमें अंतर किस द्वारा किया जा सकता है? तो आपको पता है चक्रण क्वांटम संख्या द्वारा कह सकते हैं, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज है तो इसका मान +1/2 होगा, और ऐसा है तो -1/2 होगा, क्योंकि बाकी तो चाहे ये वाला इलेक्ट्रॉन हो क्लॉकवाइज और चाहे एंटी क्लॉकवाइज, इनके लिए NLM के मान समान हो सकते हैं, लेकिन S का मान कभी समान नहीं हो सकते, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 होगा। तो किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? हम किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के जो कक्षक में है उनमें अंतर स्पिन क्वांटम संख्या के द्वारा कर सकते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या के आधार पर हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी कक्षक हो, अगर कोई कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होंगे, हम बार बार कह रहे हैं, तो एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज उनके लिए N, L, M और S। NL, M के तक के तो मान आपके सेम हो सकते हैं, लेकिन S का मान कभी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली रूप से प्रमाणित है कि यदि क्लॉकवाइज कक्षक है तो इसका मान होगा +1/2 S के लिए, और एंटी क्लॉक है तो इसका मान होगा -1/2। देखो बच्चों, लाइट भी आ गई, आपको कूलर की आवाज़ सुनाई दे रही हुई, तो अब क्या होगा, 61 का ये आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, तब क्या हो गया, आपका डी राइट आंसर हो गया। तो देखो बच्चों, आपको पता होनी चाहिए हमारा जो लेक्चर है कंप्लीट हो चुका है परमाणु संरचना का। अब हम एक बार 1-1.5 मिनट आपका और लेंगे, तो हम आपको केवल इतनी जानकारी दे दें, थोड़ी सी स्पेस जगह लेकर, ये कंप्लीट तो हो ही चुका है आपका। थोड़ी सी बात देखो, क्लास 11th का हमने परमाणु संरचना, जिसे बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हमने आपको एक लेक्चर, दूसरा लेक्चर, और ये आज बनाया हमने तीनों लेक्चर, तीसरा लेक्चर। ये जो तीनों लेक्चर हैं, इन लेक्चरों को हम कवर कर चुका हूँ। आज ये लास्ट लेक्चर था, अर्थात ये हमारा फाइनल लेक्चर है। ठीक है, और क्लास 12th में हम आपको सॉलिड स्टेट के समथिंग मुझे ध्यान है जैसे देखना पड़ेगा, 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका है, और दोनों लेक्चरों को देखो, परमाणु संरचना हमने MCQ कराई, तो परमाणु संरचना को हमने पढ़ाया भी है, पहले देख भी सकते हैं,
और सॉलिड स्टेट के भी हमने एमसीक्यू कराए, तो और सॉलिड स्टेट को हमने डिटेल में पढ़ाया भी है। तो दोनों काम कर दिए हमने इससे। अब क्लास 11 का अगला लेक्चर हम लेके चलेंगे, ठीक है, और अगला लेक्चर 12th का भी लेके चलेंगे, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। कोई समस्या हो या आपको लगता है कि नहीं अभी समझ में नहीं आ रहा हमें, तो कोई भी जो क्वेश्चन आपको क्लियर ना हो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बस कमेंट कर दें, जिससे आपकी हर समस्या हम दूर कर देंगे, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही बच्चों ने मेरी? तो ये तो सब आपकी ही अपनी प्यारी चैनल है, प्यारी प्यारी हमारी ही चैनल है ना। तो इसको हम फिर देखते हैं और आप आगे चल के बात करते हैं, ठीक है। चलते बच्चों।